तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट हमने खत्म किया था. लेट्स स्टार्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है कि अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट, है ना. सिंपल में तो क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट अर्न करता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट अर्न करता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ₹10,000 इज इन्वेस्टेड at 10% per annum compound interest for 3 years. Right? तो टाइमलाइन क्रिएट करते हैं. दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. तो इनिशियली आपने 10,000 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए. तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में द इंटरेस्ट अर्न्ड दिस विल बी, आप बोलोगे 10,000 इन्वेस्ट हुए, आपको बोला गया हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10,000 का 10% इज 1,000. तो आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड पे जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 11,000. तो फर्स्ट ईयर के एंड पर अगर आप देखो, सेम एग्जांपल हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए किया था. तो फर्स्ट ईयर के एंड पे चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, दोनों में जो पैसा होता है आपके पास वो क्या होता है, सेम होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या दोनों में सेम है. बट चेंज आता है कब? आपके बाद के ईयर्स में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में. तो आपने कहा फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरा अमाउंट बढ़ के बन गया है कितना, 11,000. और सिंस दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगले साल जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस 11,000 पे मिलेगा, है ना. दिस इज द नेचर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल में क्या था, जो ओरिजिनल अमाउंट आपका प्रिंसिपल सिर्फ उसी पे मिलता था, यहां पर क्या जो 1,000 का एडिशनल इंटरेस्ट मिला है वो भी क्या फर्दर 10% आपका इंटरेस्ट अर्न करता है. इसलिए हम बोलते हैं कंपाउंड में इंटरेस्ट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट. तो अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में जो हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे दैट विल बी ऑन 11,000. तो हमें 10% मिलेगा पर किसका, 11,000 का, दैट इज 1100. तो सेकेंड ईयर के एंड तक जो हमारा टोटल अमाउंट बढ़ के कितना बन जाएगा, 11,000 पहले था, 1100 हमने इसमें इंटरेस्ट और अर्न किया, दैट इज 12,100. राइट. सेकेंड ईयर के एंड पे आपका अमाउंट आपके अकाउंट में बढ़ के बन चुका है 12,100. कमिंग ईयर में भी जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 12,100 पे. राइट. तो अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो इन थर्ड ईयर द इंटरेस्ट अर्न्ड will be 10% of 12,100, that is 12,100. एंड थर्ड ईयर के एंड पे जो आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी 12,100 प्लस 12,100, दैट इज 1,310 आई गेस, सॉरी 1,3,310. राइट. तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट एज यू कैन सी कि मनी जो है दैट ग्रोज एट अ हायर रेट, बिकॉज हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, एक इंक्रीज्ड अमाउंट में मिल रहा है, ऑल्दो क्या हर साल का जो रेट है आपका वो 10% दैट इज सेम. क्लियर? दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब अगर इसी को मुझे जनरलाइज करके लिखना है, ठीक है, आई विल से इन जनरल इफ अमाउंट C is invested at the rate I per annum for n years. इनिशियल टाइम पे आपने C अमाउंट इन्वेस्ट किया है फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, और जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो है I per annum कंपाउंड. तो हम बोलेंगे व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर n ईयर्स. आफ्टर n ईयर्स उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी बन चुकी होगी. सो दैट इज सिंपली C into 1 plus I whole power n. राइट. इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, पर इसकी जो डेरिवेशन है ये मैं आपके लिए एक बार टास्क छोड़ रहा हूँ, या आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टास्क सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे, ठीक है. इसकी डेरिवेशन मैं आप लोगों के लिए ऐसा टास्क छोड़ रहा हूँ.
आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको पैटर्न देखना है और आपको जनरलाइज स्टार्ट करना है कि टाइम जीरो मैंने सी से स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या हो रहा है, फिर सेकंड ईयर के एंड पर क्या होगा, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो जब पैटर्न मिल जाएगा आपको तो उसको जनरलाइज कर सकते हो फॉर एन ईयर्स, है ना, आप वो ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैंने कहा आफ्टर एन ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ के इतनी बन जाती है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन दीज एन ईयर्स, कि टोटल एन ईयर्स में मैंने इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा, तो आप बोलोगे आफ्टर एन ईयर्स मेरे पास जो मेरे अकाउंट में पैसा है वो कितना, सी इंटू वन प्लस आई होल पावर एन, और इनिशियली जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो कितना था, सी। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, जो मैंने एन ईयर्स में टोटल इंटरेस्ट अर्न किया होगा, है ना। इसमें से आप अगर सी कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा वन प्लस आई होल पावर एन माइनस वन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन एन ईयर्स दैट इज सी इंटू वन प्लस आई होल पावर एन माइनस वन। क्लियर। किसी पर्टिकुलर ईयर में इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा वो निकालना होगा, तो हम ये देखेंगे कि उस ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना पैसा था, बिकॉज उस साल का इंटरेस्ट क्या होगा उस अमाउंट पे आपको मिला होगा। बट आपसे ये पूछे कि टोटल आपने इतने सालों में कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो आप सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो सो नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखना। ₹5,000 इज इन्वेस्टेड, ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% per annum, at 8% per annum interest, at 8% per annum interest for, इसमें फर्स्ट पार्ट लिखना 9 months, सेकेंड पार्ट 10 years, third part for 4 years, then immediately reinvested for 4 years, then immediately reinvested for 6 more years, for 4 years, then immediately reinvested for 6 more years. ठीक है, find the AV, that is accumulated value, under all the 3 cases. ठीक है, तो आपको क्या बोला हुआ है कि 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है 8% पर एनम। यहां पर आप एक नोट करके लिखोगे कि इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड that the interest rate is simple or compound, if it is not specified that the interest is simple or compound, it is implied that it is compound interest. It is implied that it is compound interest. वैसे लास्ट क्लास में वी वर स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि सिंपल इंटरेस्ट, बट सिंपल इंटरेस्ट क्या रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं होता, बहुत कम जगह पे वो अप्लाई होता है। मेनली जो आप काम करो दैट इज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आगे आने वाले टाइम में पूरे सिलेबस में अनलेस कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिले सिंपल इंटरेस्ट, तो ही आपको मानना है कि सिंपल है, अदरवाइज सिंपली आपको क्या ज्यूम करके चलना है कि इंटरेस्ट कैसा है आपका, कंपाउंड है, सिंपल, राइट। तो पहले पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किया 8% पर एनम फॉर 9 months। नाउ ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है C इंटू 1 प्लस आई होल पावर n, है ना, इसमें एक चीज है कि जिस फ्रीक्वेंसी का आपको आई दिया हुआ है उसी फ्रीक्वेंसी में आपका n होता है, एटलीस्ट फॉर नाउ, है ना। चेंज होगा तो वो हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए कि अगर इंटरेस्ट साल का दिया है तो आप ईयर तो n होगा वो भी क्या लोगे, साल में लोगे। इंटरेस्ट अगर मंथली दिया है तो आप n क्या लोगे, मंथली लोगे, है ना।
जब ये यूनिट्स आपकी चेंज करती है तो उसको डील कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी नहीं, है ना। तो यहां पर जो इंटरेस्ट आपको दिया है वो दिया 8% पर एनम, आपको ईयरली इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर आपको बोला हुआ है कि आपने सिर्फ जो इन्वेस्ट किया है वो 9 मंथ्स के लिए किया है, तो आपको ये जो ड्यूरेशन है 9 मंथ, इसको भी क्या ईयर में कन्वर्ट करना होगा। 9 मंथ्स इज एज सेम एज 9/12 ईयर्स, है ना। तो जब मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो दैट इज सी विच इज आवर अमाउंट विच इज 5000 इंटू 1 प्लस आई विच इज 8% की पावर n, दैट इज 9/12, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज 5000, है ना, इसमें ऐड करोगे तो 1.08 की पावर 9/12। हमें टेंशन नहीं लेनी बिकॉज कैलकुलेटर आपके पास है, साइंटिफिक आप इजीली क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि फॉर 10 ईयर्स, है ना, तो योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी, आप बोलोगे 5000 इंटू 1 प्लस आई विच इज 1.08, अगेन ईयर्स में ही है कि पावर सिंपली 10, राइट। थर्ड पार्ट, बोल रहा है आपने 5000 यहां पर इन्वेस्ट किए पहले 4 साल तक, उसके बाद फर्दर 6 मोर ईयर्स आपने उसको और इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट किया 8% थ्रू आउट द टाइम आपका सेम रहा था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आफ्टर 4 ईयर्स उसके पास पैसा कितना था, तो बोलेंगे आफ्टर 4 ईयर्स द अमाउंट ऑफ मनी विच विल हैव इज 5000 इंटू 1.08 की पावर 4, है ना। आफ्टर 4 ईयर्स उसके बाद इतना पैसा होगा। आफ्टर 4 ईयर्स जब उसके पास इतना पैसा था तो इसी टाइम पर इस पैसे को फर्दर 6 मोर ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट, आपका जो अमाउंट है वो क्या है, यही अभी भी, है ना, इसी पे क्या है फर्दर आप इंटरेस्ट अर्न करते रहोगे। तो व्हाट विल बी द फाइनल एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 10, आप बोलोगे मेरे पास मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा था वो इतना था ऑलरेडी, है ना। ये जो पूरा अमाउंट है ये 8% पे 6 साल के लिए आपका और इन्वेस्ट हुआ, तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। तो दोनों की बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1.08 की पावर 10, क्लियर। अब कल जो हमने प्रॉब्लम देखी थी सिंपल इंटरेस्ट में, वो यहां पर देखने को मिल रही है क्या। सेकेंड पार्ट में क्या था, एक पर्सन जिसने डायरेक्टली क्या 10 इयर्स तक आपका पैसा इन्वेस्ट किया 5000, यहां पे एक पर्सन है जिसने 4 इयर्स के लिए क्या इमीडिएटली री इन्वेस्ट किया उसको फर्दर 6 मोर इयर्स, तो दोनों पर्सन के पास क्या है आफ्टर 10 इयर्स सेम पैसा है, देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी, है ना। तो देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी इन कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। जो इशू था कल इनकंसिस्टेंसी का वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, है ना, आप नोट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कैसे रेट 8%, हाँ 0.08, हाँ सर 8% को हम 0.08 लिख सकते हैं ना, 8% इज 8 डिवाइडेड बाय 100, 0.08 इसलिए लिखा हुआ हमने। 8% को वी कैन राइट 0.08 डिवाइड करके, हाँ ठीक है, राइट। सो ये हो गया आपका। अच्छा, sometimes you will see varying rate of interest. इंटरेस्ट क्या है, कुछ सालों के बाद चेंज कर सकता है ना। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज यहां पे आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, आपको ये बोला गया शुरू के 4 साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट है आपका 6% पर एनम, बट आफ्टर 4 इयर्स जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में दैट इज ओनली 3% पर एनम। तो आपसे बोला गया कि बताओ आफ्टर 6 इयर्स व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। सिंपल है, इसमें कोई भी हार्ड को साइंस नहीं। आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी, सबसे पहले जो 1000 है वो 6% के रेट से 4 साल के लिए एक्यूमुलेट होगा, दैट विल बी 1000 इनटू, है ना, अब 1 प्लस आई दैट इज 1 प्लस 0.06, तो उसको सीधे 1.06 लिख सकता हूँ 4 साल के लिए।
है ना. आफ्टर 4 years द अमाउंट इज दिस. आप यहां पे पहुंच चुके हो. अब फ्रॉम टाइम 4 टू टाइम 6 मतलब अगले 2 साल के लिए ये अमाउंट जो है आपका 3% पे एक्यूमुलेट होगा. सो दैट इज 1 प्लस 3%, दैट इज 0.03. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, है ना. तो इफ इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. वी कैन इजीली हैंडल दोस सिचुएशंस. क्लियर? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, दिस इज सिर्फ कंपाउंड हो सिंपल में भी हो सकता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है. उसमें डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है. अगर आपका ऐसा है कि सब उसी बैंक में आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, मान लो बैंक में आपको ऐसा मिल रहा है, तो प्रिंसिपल क्या है वो तो आपका सेम ही रहेगा. पर जो हमने जो कल डिस्कस किया था कि आपने अगर बैंक चेंज किया तो आपका वो क्या प्रिंसिपल भी आपका चेंज हो जाएगा. तो उस वजह से तो वील हैव टू सी की सिचुएशन क्या है उस टाइम पर, है ना. चलो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. दिस इज ये यूएस का क्वेश्चन है, यूके और इंडिया का नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए ठीक है. क्वेश्चन लिखना. मनी accumulates in a fund. Money accumulates in a fund at an effective annual interest rate of I. At an effective money accumulates in a fund at an effective annual interest rate of I during the first 5 years and at an effective annual interest rate of 2i thereafter. At an effective annual interest rate of 2i thereafter, full stop. A deposit of $1, $1 rupee, whatever, a deposit of 1 is made into the fund at time 0. A deposit of 1 is made into the fund at time 0. Full stop. It accumulates to 3.09. It accumulates to 3.09 at the end of 10 years. It accumulates to 3.09 at the end of 10 years and to 13.62 and to TO वाला 2 है and to 13.62 at the end of 20 years. 1 रुपया आपने डिपॉजिट किया टाइम 0 पे, 10 साल के एंड पे उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई 3.09 और 20 साल के एंड पे उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई थी 13.62. क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 7 years. What is the value of the deposit at the end of 7 years? ठीक है. और एसओए में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, वो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ. 1993 का क्वेश्चन है शायद. ए है 1.90, ऑप्शन बी है आपका 1.98, ऑप्शन सी है 2.06, ऑप्शन डी है 2.14 एंड सिंस दे आर यूएस तो उनको कुछ डिफरेंट करना है तो उनका ऑप्शन ई भी है 2.23. राइट, ये 5 ऑप्शन है आपके पास. ट्राई करो क्वेश्चन. कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी आपको.
है किसी का? बी सही, ठीक है चलो। ठीक है, तो आपको क्या बोला हुआ है कि शुरू के 5 साल तक जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, आई है ना। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है आगे के ईयर्स के लिए वो कितना है, 2 आई है। आपको ये बताया गया कि जब 1 रुपी टाइम 0 पे इन्वेस्ट किया गया तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई कितनी, 3.09। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी कि जब 1 रुपी 10 ईयर्स तक एक्यूमुलेट हुआ तो पहले आई रेट से 5 साल तक एक्यूमुलेट होगा, दैट इज 1 प्लस आई की पावर 5। आप टाइम 5 पे पहुंच गए, फिर अगले 5 साल के लिए दिस अमाउंट विल एक्यूमुलेट एट 2i रेट, तो इनटू 1 प्लस 2i की पावर 5, और फाइनल जो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है वो कितनी है, 3.09। ये क्लियर है सबको, है ना। दूसरा क्या बताया हुआ है कि यही जब 20 साल के लिए आपने एक्यूमुलेट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ के बनती कितनी, 13.62। तो आप बोलोगे अगेन 1 रुपी पहले आई रेट से तो 5 साल के लिए एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद जो बचे हुए 15 साल है उस पे 2i रेट लग रहा है आपका,
तो उसके बाद 2i रेट से अगले 15 साल के लिए एक्यूमुलेट होगा, तो इसकी वैल्यू है आपकी 13.62। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना। सपोज मैंने कहा दिस इज 1, दिस इज 2, तो हमने कहा डिवाइड करते हैं 2/1, ठीक है। तो उससे होगा क्या, दिस फैक्टर विल कैंसल आउट, एज सिंपल एज दैट, है ना। जब इससे आप ये डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 2i की पावर 10 डिवाइडेड बाय 13.62 डिवाइडेड बाय 3.09। ये रेशियो कितना आ रहा है डिवाइड करके, 4.4077, ठीक है। अभी के लिए ये लेके चलते हैं। इसके बाद क्या है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा, है ना। 1 + 2i, दिस विल बी 4.4077, इसकी पावर 1/10। तो यहां से सीधे अगर मुझे i निकालना है तो क्या होगा, 4.4077 की पावर 1/10 - 1 डिवाइडेड बाय 2। हमें टेंशन नहीं, बिकॉज वी हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो इजीली क्या आपके पास आंसर आ जाएगा। i कितना आ रहा है यहां से, 8%, यानी डेसिमल में बताओ, यहां बहुत फर्क पड़ जाएगा, 7.995 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका i आ गया। बट क्वेश्चन ने आपसे i नहीं पूछा था, है ना। क्वेश्चन ने पूछा था कि 7 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रही होगी, आपको वो बताना है। तो i तो आ गया आपके पास, तो आपने कहा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि टाइम 0 पे मैंने कहा 1 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 7 ईयर के एंड पे उसकी एवी क्या रही होगी। तो अगेन 5 साल तक जो इंटरेस्ट है वो तो क्या था, आपका आई था, जो आपने फाइंड किया कितना, 7.995% पर एनम। और 5th ईयर से 7th ईयर के बीच में जो इंटरेस्ट लगा होगा वो क्या होगा, 2i, है ना। दैट इज ट्वाइस ऑफ 7.995%। ट्वाइस ऑफ 7.995% कितना है, या ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो, ट्वाइस ऑफ 7.995%, है ना, पर एनम। तो जब आप इसकी एवी फाइंड करोगे टाइम 7 पे, तो वो क्या होगा, 1 इंटू आप बोलोगे 1 + 7.995%, इससे 5 साल तक के लिए एक्यूमुलेट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2i, दैट इज ट्वाइस ऑफ 7.995%, इससे फर्दर 2 साल के लिए और एक्यूमुलेट हुआ, एंड ये वैल्यू आएगी आपकी 1.98, विच इज ऑप्शन डी, राइट। क्लियर है चीज, है ना। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपको नोट करना, हाँ यूएस का क्वेश्चन, हाँ यूके में अभी एमसीक्यू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है आपके। क्वेश्चन इज ओके, डिसेंट प्रैक्टिस के लिए, राइट, ठीक है, क्लियर। और एमसीक्यू भी ऐसा है कि आप देख के आप एलिमिनेट कुछ नहीं कर सकते ना, जो ऑप्शंस आप ये नहीं कह रहे इसमें 3-4 आपने एलिमिनेट कर दी तो आपको एज मिल रहा है, आपको फाइनल आंसर फाइंड करना ही होगा, है ना, एनीवेज आंसर पता लगाने के लिए, ठीक है। चलो एक लास्ट नोट अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अंडर विच इंटरेस्ट अरेंजमेंट डज मनी ग्रो मोर, तो आप देखो कि अगर आप कुछ भी पैसा चाहे सिंपल इंटरेस्ट में आप यूज करके इन्वेस्ट करो या कंपाउंड यूज करके, जो पैसा ग्रो करता है, जो उसकी फाइनल वैल्यू है, वो डिपेंड करती है किस पे, वो जो हम जो भी इंटरेस्ट रेट हम यूज कर रहे हैं उसके फैक्टर पे, है ना। बिकॉज मनी ग्रो कैसे कर रही है, या तो हम 1 + ni से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम 1 + i होल पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में से जो भी फैक्टर डोमिनेट करेगा उस इंटरेस्ट में क्या मनी आपका ज्यादा ग्रो करेगा, है ना। सो देयर इज दिस एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, जिसके हम प्रूफ में तो नहीं जाएंगे बिकॉज उसमें फिर एक अलग ही मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आप मेरी बात मान लें, ठीक है, कि 1 + ni और 1 + i होल पावर n, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स फॉर i greater than 0. So for n less than 1, this factor is more than the second one. अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है, then 1 + ni is more than 1 + i whole power n. This is an algebraical inequality in mathematics. ठीक है, 1 + ni and 1 + i whole power n, they both will be equal for n equals to 1. आप देख भी सकते हो n को 1 पुट करके, है ना। और जब आपका n 1 को क्रॉस करता है
तो 1 प्लस आई ग्रेटर पावर एन ये इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम चाहें तो इसको छोटा सा फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव करके देख सकते हैं। प्रूफ तो खैर क्या होता है, वो खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देख सकते हैं। तो फॉर n इक्वल्स टू 2 अगर मुझे 1 प्लस आई होल स्क्वायर लिखना है ना, n की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। तो आप देखोगे ये 1 प्लस आई होल पावर n है, ये किसके बराबर है 1 प्लस एन आई प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। सिंस दिस आई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहां से ये तो दिख रहा है कि 1 प्लस आई होल स्क्वायर जो है 1 प्लस 2i से तो बड़ा ही है ना। तो मतलब फॉर n इक्वल्स टू 2 हमने ये वाली चीज क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेट करके देख ली, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है आपका, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम n लेस देन 1 की बात करेंगे, मतलब जब हम 1 साल से कम की बात करेंगे, तो द मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट विल वैल्यू मोर देन दी कंपाउंड इंटरेस्ट। बट वो डिफरेंस भी क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज टाइम पीरियड क्या है, बहुत कम है, तो मनी को उतना ग्रो होने का भी टाइम नहीं मिला। ऑफ कोर्स इफ द अमाउंट इज ह्यूज, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटरेस्ट की वो आपको बड़ी दिखाई देगी, पर अगर आप परसेंटेज वाइज में जाओगे तो उसमें कोई खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एग्जैक्टली 1 साल की बात करेंगे, दोनों में सेम पैसा होता है, वो हमने क्लास के स्टार्टिंग एग्जाम्पल में भी देख लिया था, है ना। और अगर 1 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं, देन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट योर मनी विल ग्रो मोर देन दी सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, तो यहां पे ऑन y एक्सिस आई एम प्लॉटिंग एक्यूमुलेटेड वैल्यू, यहां पे आई एम प्लॉटिंग टाइम इन ईयर्स, 0। तो सपोज टाइम 0 पे 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो टाइम 0 पे उसकी वैल्यू विल बी $1, $1 1 रुपी जो भी है। तो अंडर सिंपल इंटरेस्ट आपका जो अमाउंट है वो लीनियरली ग्रो करता है। आप अपने फैक्टर को भी देख सकते हो, अंडर सिंपल इंटरेस्ट जो आपका फैक्टर है वो क्या है 1 प्लस एन आई विच इज अ लीनियर फैक्टर, है ना। तो अंडर सिंपल इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट ग्रो करता है वो लीनियरली ग्रो करता है। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो मैंने कहा कि फॉर n लेस देन 1, जब तक 1 साल क्रॉस नहीं होगा तब तक अंडर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल बन जाएं, दैट इज n इक्वल्स टू 1, इसके बाद जो है आपका जो कंपाउंड है दैट ग्रोज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो जो रेड वाला है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो व्हाइट है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, है ना। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इक्वल हो रहे हैं दैट टाइम इज 1 ईयर। तो आप देखो जो 1 से छोटा टाइम है उसमें कंपाउंड आपका कम है, एंड इसके बाद आपका जो कंपाउंड है वो एक्सीड करता है, राइट। दिस इज द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ड्रॉ दिस ग्राफ, फिर आगे बढ़ते हैं। So what is the compare that में क्यों कम रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट? दिस इज इन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन बेसिकली। ये होता है आपका कि दिस इज एन इनइक्वालिटी जहां पर क्या ये फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है आपका, दैट्स इट। कंपाउंडेड एक्सपोनेंशियल रहता है। हाँ, राइट, वो हम फैक्टर से भी देख सकते हैं, है ना। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट, दिस इज अ पावर फैक्टर। ठीक है, चलो। सो अप टिल नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन कि आई हैव दिस मच मनी एंड इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो चुकी होगी। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि एज एन एक्चुअली यू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट कि फ्यूचर में मुझे इतने मनी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, है ना। एंड टू कैलकुलेट दैट थिंग एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। कि हमें फ्यूचर का पता है हमें क्या चाहिए, हमें आज प्रेजेंट की बात करनी है कि मुझे उसके लिए आज क्या रखना होगा या मुझे उसके लिए आज क्या रिक्वायरमेंट है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कहा आज अगर मैं x अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं और इंटरेस्ट है मेरा i पर एनम, तो आफ्टर n ईयर्स इस x की वैल्यू बढ़ के बन जाती है c। ठीक है,
तो आपको ये सोचना नहीं है कि अभी तो सी क्या इनिशियल अमाउंट के लिए यूज कर रहे थे, अब सी बात के लिए, आपकी मर्जी, आप चाहे जो यूज करो, आप एम यूज करो, एन यूज करो, पी यूज करो, क्यू यूज करो। कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि सी क्या एक स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर द करंट अमाउंट, ऐसा कहीं नहीं है ना। जहां पर भी सी यूज हुआ है मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है इफ अमाउंट सी इज इन्वेस्टेड, तो मैंने मेंशन किया सी क्या है ना। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी तो करंट वैल्यू थी, फ्यूचर में क्यों लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे सी को 0 पे लिखो, एक्स को फ्यूचर में लिखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सपोज टाइम 0 पे मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर एन ईयर्स उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई सी, तो हम बोलेंगे कि अभी हमने सीखा मैथमेटिकली कि अगर x आई रेट से n ईयर्स के लिए ग्रो होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई है c, इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू या दिस इज द करंट वैल्यू एंड c जो है इस x की क्या एक तरीके से फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। तो मैंने ये देखा कि जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय अ फैक्टर विच इज 1 प्लस आई होल पावर n। अब अगर मुझे फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो मुझे क्या करना होगा, इस फैक्टर से डिवाइड करना होगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मुझे डिवाइड करना होगा इस फैक्टर से विच इज 1 प्लस आई होल पावर n। कहने का मतलब क्या है कि मुझे अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर n ईयर्स किसी अमाउंट की वैल्यू बढ़ के c बन गई थी तो इनिशियली मैंने कितना टाइम 0 पे इन्वेस्ट किया होगा x, व्हाट विल बी दैट x अमाउंट। तो x अमाउंट क्या होगा, आप बोलोगे x अमाउंट विल बी future amount divided by our factor which is 1 plus I whole power n. It is as simple as that. इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं x is equal to c into 1 plus I whole power minus n, right? तो ये जो c into 1 plus I whole power minus n है, this is known as the present value of amount c जो after n years आपको मिलना है, आपको पे करना है depending upon what is the situation, right? तो सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसको समझेंगे कि इस चीज का मतलब क्या है। तो आई कैन से c इंटू 1 प्लस आई होल पावर माइनस n इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट c ड्यू एट टाइम n, कि टाइम n पे जो अमाउंट c मिलना है या पे करना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन, उस अमाउंट सी की आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उस अमाउंट सी की आज के टाइम में वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी होगी आपकी सी इंटू 1 प्लस आई होल पावर माइनस n। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू। पहले आप ये नोट कर लो, फिर आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड देन विल क्रंच थ्रू द नंबर्स। राइट, तो अभी तक जो हम कर रहे थे टिल नाउ व्हाट वी हैव बीन डूइंग, हम ऐसा कुछ कर रहे थे कि मैं आपसे पूछूं कि अभी अगर मैं 10,000 रुपीज में अगर इन्वेस्ट करता हूं और इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है 10% पर एनम, एंड मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 1 ईयर मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ के कितना बन जाएगा, तो आप बोलते थे सर वो होगा 10,000 इंटू 1 प्लस आई दैट इज 1 प्लस 0.10 की पावर 1 दैट इज 11,000। एक साल के बाद आपके अकाउंट में पैसा बढ़ के बन जाएगा 11,000। अब क्या हम सिचुएशन रिवर्स कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन आपसे चेंज कर दिया। मैंने कहा मुझे एक साल बाद 11,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना आराम से, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। मैंने कहा मुझे एक साल के बाद 11,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे किसी को पे ऑफ करना है। तो आप ये बताओ कि आज प्रेजेंट में मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि एक साल के बाद क्या मेरे पास एग्जैक्टली 11,000 रुपए हो जाए। तो आप मुझसे पूछोगे आप ये बताइए कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% पर एनम,
है ना। तो आप बोलोगे ठीक है इंटरेस्ट रेट आपको 10% पर एनम मिल रहा है, तो आप मुझसे ये पूछ लो कि फ्यूचर में एक साल के बाद जो 11,000 रुपए है उसकी आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी क्या, आप बोलोगे 11,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, दैट इज 1 प्लस 0.10 की पावर n विच इज 1, एंड दिस अमाउंट विल कम आउट एज 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 रुपीज बता क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं, इसके 2-3 तरीके समझने के, है ना। पहला पॉइंट तो ये कि इसका मतलब ये है कि अगर आज आप 10,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, जो बैंक आपको 10% पर एनम दे रहा है, तो एक साल के बाद जो 11,000 की लायबिलिटी है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक साल में क्या 10% इंटरेस्ट अर्न करेगा, और 10% जब ये इंटरेस्ट अर्न करेगा तो एक साल के बाद आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा होगा, 11,000 रुपए होगा, है ना। हमारा सवाल क्या था, मुझे एक साल के बाद इतना पैसा चाहिए, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आपको ये बता रहा है। दूसरा ये क्या बता रहा है कि सपोज अगर मुझे किसी को ये बोलना है, सपोज मुझे आप ही को एक साल के बाद जो थे 11,000 रुपीज देने थे, तो मैं आपके सामने अब ये ऑफर कर सकता हूं कि यार एक काम करो, एक साल के बाद आप चाहे मुझसे 11,000 रुपए ले लो, या आज के दिन में आप मुझसे 10,000 रुपए ले लो, दोनों बातें क्या आपके लिए सेम होनी चाहिए, है ना। क्यों? बिकॉज एक साल के बाद अगर आपको पैसों की नीड एक साल के बाद ही है 11,000 की, तो मार्केट में जो इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट है वो कितना 10% है। मैं आज आपको 10,000 रुपए देता हूं, आप खुद से आप अपनी तरफ से या बैंक में डाल दीजिए, 10% इंटरेस्ट अर्न करोगे तो आपके पास एक साल में क्या है, एक साल के बाद क्या आ जाएगा, 11,000 रुपए आ जाएगा। तो सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी। तो इस टाइम पर चाहे मैं आज के टाइम पर मुझे 10,000 रुपए कोई ऑफर करे या एक साल के बाद 11,000 ऑफर करे, दोनों बातें क्या है मेरे लिए सेम है। जो कल हमने बैंक वाला एग्जाम्पल किया था, है ना, उसमें भी क्या था, आपका 30 लाख और उसका 6% इंटरेस्ट, है ना। तो वो अमित क्या बोल रहा था कि या तो अगर आपको आज मुझे पैसा देना है शॉप का, तो आप मुझे 30 लाख दे दो, आई एम मोर देन हैप्पी, या फिर एक साल के बाद 30 लाख इस अमाउंट को 6% से आप बढ़ा करके दे दो, दोनों मेरे लिए क्या है, बिल्कुल एक ही बात है। आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या बता रही है कि फ्यूचर में जो अमाउंट हमें मिलने वाला है उसके बदले जो भी सफिशिएंट इंटरेस्ट रेट है, उसके बदले अगर आज मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है, तो दोनों में मेरे लिए कोई भी लॉस या फायदे वाली बात नहीं, मैं दोनों में क्या इक्वली हैप्पी हूं, है ना। तो चाहे एक साल बाद 11 मिले या आज 10 मिले, दोनों बात क्या है मेरे लिए बिल्कुल सेम है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, हाँ। इंडिफरेंट मतलब ये कि दोनों ऑप्शन में मैं इक्वली प्रेफरेंस रखता हूं अपनी, चाहे मुझे पहला वर्ड मिले, चाहे मुझे पहला ऑप्शन मिले या मुझे दूसरा ऑप्शन मिले, दोनों में मेरे को ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं एक को ज्यादा दूसरे से प्रेफर करूंगा, दोनों मेरे लिए इक्वली प्रेफरेबल है। हाँ, राइट, ओके। एक क्वेश्चन लिखना, अ फादर हैज टू सेट अप अ फंड, a father has to set up a fund for his son's college education. A father has to set up a fund
for his son's college education. Full stop. Son is currently 14 years old. Son is currently 14 years old and he will join college at an age of 20. And he will join college at an age of 20. Full stop. The current estimated college cost is 30 lakh INR. The estimated current college cost is 30 lakh INR. Full stop. Given that the current time investments can earn 11% per annum, find the amount that needs to be invested right now. Find the amount that needs to be invested right now in order to meet the liability in future. In order to meet this liability in future. ठीक है. करो. कॉलेज का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, ये बात करेंगे ना, कॉलेज का कॉस्ट फीस नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ, ये हमारी अजम्पशन है कि हाँ फीस उसकी 30 लाख की रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो एज बताइए, अभी करंट एज है उसकी 40, उसको कॉलेज के लिए फीस चाहिए कब, जब वो 20 साल का हो जाएगा, मतलब 6 साल बाद, है ना, सिंपल। आज टाइम 0 आफ्टर 6 ईयर्स, उसको जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ 30 लाख। इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है मार्केट में 11% पर एनम कि अगले 6 साल तक आप अर्न कर सकते हो। तो आपको पूछा गया कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो मतलब इस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, अमाउंट दैट इज सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n दैट इज 6, सिंपल। दिस इज 1.11 की पावर -6, है ना, जो भी कैलकुलेटर फिगर है। तो वट एवर द अमाउंट इज, उतना अमाउंट अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हो तो 11% से बढ़ के एग्जैक्टली आफ्टर 6 ईयर्स आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, 30 लाख, और आप क्या अपनी स्टूडेंट, आप अपने सन की फीस भर पाएंगे, सिंपल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जब हम फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो फैक्टर है 1 प्लस आई होल पावर -n, ये बार बार आएगा, है ना। अभी तो हम क्या बहुत सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं, कोई एक कैश फ्लो है, बाद में क्या बहुत सारे मल्टीपल कैश फ्लोज होंगे, अलग अलग कैश फ्लोज होंगे, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होंगे। तो इस फैक्टर को अगर हम इस फॉर्म में बार बार लिखते रहेंगे तो सिंपल इक्वेशन भी क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी। तो इसी को लिखने का एक सिंपल तरीका, एक नोटेशन है जो यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर।
दैट इज v की पावर n. नाउ डिस्काउंटिंग जो वर्ड है इट सिंपली मीन्स ब्रिंगिंग बैक कैश फ्लोस. आप ऐसे समझो बहुत सिंपल तरीके से, फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग, है ना. जैसे एक्यूमुलेटिंग क्या है कि आज की वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाना, डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस जब हम फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट टाइम पे लगता है ना. एज सिंपल एज दैट. तो जो v की डेफिनेशन है, v क्या होता है, v इज डिफाइंड एज 1 over 1 plus i, है ना. इसकी अपनी कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिंपल सा है कि 1 over 1 plus i को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं. तो जब आप 1 over 1 plus i से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, अमाउंट एक साल पीछे आ जाएगा, है ना. यहां पर अब आप v से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट क्या होगा, एक साल पीछे आ जाएगा. बस लिखने का आपका एक तरीका है. तो v जो है आपका दैट इज 1 plus i होल पावर -1, सिंपल. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज अगर आफ्टर n ईयर्स आपके पास अमाउंट c है, इंटरेस्ट रेट i है, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी थी, तो आप बोलते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है c इंटू 1 plus i होल पावर -n, है ना. तो आपने कहा c, इसमें 1 plus i होल पावर -1 आपने ऐसे लिख लिया और n आपने पावर में बाहर लिख लिया. कर सकते हो लॉ ऑफ इंडिसेस. 1 plus i होल पावर -1 क्या आपका v है, इसको मैंने लिख लिया c v की पावर n. तो कहने का मतलब है कि c v की पावर n इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट c विच इज पेएबल एट टाइम n, है ना. कुछ नहीं किया, v की पावर n होगा क्या, v की पावर n इज नथिंग बट 1 plus i होल पावर -n. बस लिखने में क्या थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है आपका. तो किसी चीज को अगर आप v की पावर n से मल्टीप्लाई करते हो तो अमाउंट क्या होता है आपका n ईयर्स पीछे आ जाता है ना. उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी n ईयर्स पीछे आ जाती है. क्लियर. दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने पहला पेपर दिए हुए हैं उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं दिए, हमारे पास एक्चुअल टेबल्स नाम की भी एक चीज होती है. आपने कभी लॉग टेबल यूज की होगी, वहां पे कुछ फिगर्स होते हैं, तो क्या डिफरेंट फंक्शंस हम उसमें पढ़ते हैं. तो एक्चुअल टेबल्स में क्या कुछ इंटरेस्ट रेट्स आपके गिवन है, लाइक 2%, 3%, 4%, 20%, 10%, इस तरह की चीजें. तो वहां पर भी क्या है, ये v की पावर n की जो वैल्यू है वो सीधे टेबल्स में भी गिवन रहती है. तो अभी तो हम टेबल्स का यूज नहीं करेंगे बिकॉज अभी हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं खुद से. तो वी हैव टू बी कंफर्टेबल कि जिनमें हम खुद फॉर्मूले अप्लाई कर सकें, क्योंकि हर इंटरेस्ट रेट का टेबल में गिवन नहीं है. तो क्वेश्चन में अगर ऐसा इंटरेस्ट रेट आ गया जो टेबल में नहीं है तो फिर आपको आपके लिए हैंडल करने का मुश्किल हो जाएगा. इसलिए स्टार्टिंग में हम टेबल का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. जब हम कंफर्टेबल हो जाए सारी कैलकुलेशन के साथ, उसके बाद फिर क्या हम टेबल को हम यूज करना सीखेंगे. राइट, ठीक है. आई शो द टेबल, आप पहले नोट कर लो किसने नहीं किया है तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसने कहा कि 5 साल बाद मुझे $100 की रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम. तो आज के टाइम में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मैं सीधे लिखूंगा 100 v की पावर कितने साल पीछे लाना है, v की पावर 5, इंटरेस्ट रेट 10%. अब v की पावर 5 का मतलब क्या है, v की पावर 5 का मतलब वही है 1 plus 0.10 की पावर -5. बट लिखने में क्या है, तो सर नीट एंड क्लीन है आपका, है ना. सपोज अगर मुझे ये बोला गया है कि एट टाइम 7 आई रिक्वायर $100, इंटरेस्ट है आपका 8%, है ना. टाइम 4 पर आपको उसकी वैल्यू चाहिए. तो n क्या होता है, कितने साल पीछे लाना है आपको, है ना. तो 7 से 4 पे आना है मतलब 3 साल पीछे लाना है. तो आप क्या लिखोगे, 100 v की पावर 3 और इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका 8% पर एनम. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्लियर, है ना. स्टार्टिंग में कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी टाइम लिखा है उतने साल पीछे लाना नहीं, है ना. कितने साल पीछे लाना है वो हमें देखना होगा. नहीं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है. अभी जब फ्यूचर में हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कई बार चेंज करेंगे. तो एक वी में क्या इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, एक वी में कुछ और होगा, तो वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि ये वाला जो वो डिस्काउंट फैक्टर इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है. तो वो हम तब करेंगे, अभी करना जरूरी नहीं है. ठीक है. तो आई शो यू दी समथिंग कॉल्ड एक्चुअल टेबल्स. जो पहले पेपर दे चुके हैं उनको ये पता है, जो नहीं दिए हैं. ये एक्चुअल टेबल आपको चाहिए होगी और थ्रू आउट द एक्चुअल जर्नी आप इसको यूज करोगे. हर पेपर में सेम ही टेबल होती है, इसमें हर पेपर के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. अब जैसे यहाँ पर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है ना, ये आपको टेबल दी हुई है. तो जैसे 0.5% पे टेबल है आपके पास, है ना.
1% की टेबल है, 1.5%, 2%, 2.5%। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट की क्या टेबल्स आपको दी हुई है, कुछ कुछ इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके पास जिनके अवेलेबल है। अब मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका 4% है या 5% है या 6% है, कुछ भी मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट रेट था 6%, तो उसकी टेबल आपके पास है। तो आप देख सकते हो कि फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ n आपके पास 1 प्लस आई होल पावर n की भी वैल्यू है एंड v पावर n की भी वैल्यू है। तो अगर इंटरेस्ट रेट मुझे ये दिया हो कि इंटरेस्ट रेट है 6% और मुझे ये बोला गया कि आफ्टर 3 इयर्स मुझे $100 चाहिए थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू विल बी 100 v की पावर 3। मैं टेबल खोलूंगा 6% में, n मेरा 3 ये रहा मेरा v की पावर 3, मैं सीधे क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 83962 एंड वॉट एवर इज द आंसर दैट इज 83.962, वो मेरे पास आंसर आएगा, सिंपल। वरना आपको पता है कि अगर ये टेबल में वैल्यू आपके पास नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, 100 इंटू 1.06 की पावर -3। इसमें भी कितना टाइम लग रहा था, कैलकुलेटर में खाली वैल्यू पुट करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट जो आगे के फंक्शन है an है, अब जैसे in इसकी वैल्यू आपको चाहिए होती है टेबल में, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये वैल्यूज तो क्या टेबल में आपको ढूंढनी पड़ती है ना। तो वहां पर फिर हम टेबल को अच्छे से यूज करना सीखेंगे, क्लियर। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं अबाउट राउंडिंग ऑफ, कि कितने डेसिमल प्लेस हमें रखना है ना, डेसिमल के पास कितना क्या होना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। Right. Right. तो ये रहा note on rounding, right? How to round your answers is an important factor that you need to consider in your calculations. The rounding used should be appropriate for the level of accuracy used in our calculations. For example, if you are using numbers from the tables, then you should not quote an answer to more than the significant figures than given in the tables. बोल रहा है कि आप अपने आंसर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हो, वो एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अगर आप टेबल की वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे टेबल में से अगर मुझे ये सीधे वैल्यू यूज करनी थी जो मैंने अभी स्टडी किया था, है ना, दैट वाज 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी वैल्यू, हाँ। तो बोल रहे हैं कि हमने टेबल बनाई हुई है, ठीक है, आप हमें मत सिखाओ, यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं ये काफी है। तो अगर आप टेबल से अगर आप वैल्यू यूज करें तो इतनी ही वैल्यू काफी है आपकी डेसिमल के बाद, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप एग्जैक्टली आप ये यूज करो, इससे जो भी आंसर आएगा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा तो एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट यू कोट इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि डेसिमल के बाद हमें 5 to 6 हमें डेसिमल प्लेसेस कंसीडर करना है, बट आपका जो डेसिमल बन रहा है वो ये बन रहा है 0.00012। तो जो सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस के बाद आ रहे हैं, तो इसको तो राउंड ऑफ करके आप 8 मान ही सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये नहीं कि 8.01238 आ रहा है, आपने देखा पहला 0 आपने क्या कर देता है राउंड ऑफ, सीधे इसको 8 मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। व्हेन यूजिंग योर कैलकुलेटर you can keep the accurate values of intermediate calculation in your memories. Your final answer will then be more accurate. In an exam, you need not write down the fully accurate immediate figures. Remember that 104.27 is rounded to 5 significant figures but to 2 decimal places. अब एक चीज आपको ये समझनी है, ठीक है, ये कि जो भी हम इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो हम कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हर एक चीज के स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ स्किप कर दो बीच का। हम लोगों की जो एजुकेशन रही है अभी तक, स्पेशली 12th में, तो मैं सिखाते क्या है कि एक एक स्टेप दिखाओ करके, वरना बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। कॉलेज में भी शायद ऐसे ही होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो हमारी हैबिट क्या होती है कि जैसे मान लो इस इक्वेशन में हमने लिखा 3x + 6, है ना, तो अगले स्टेप में 3 कॉमन निकालना है, तो दिखाएंगे x + 2, फिर x की वैल्यू अगर 0.2 रखनी है तो लिखेंगे वी आर पुटिंग x = 0.2, मतलब एक एक चीज दिखाएंगे, ठीक है, कि एक स्टेप में गलती से 2 कैलकुलेशन ना कर लें। अगर इसमें कॉमन ले लिया है तो अगली कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे। जैसे बेटर एग्जांपल विल बी दिस, ये तो चलो फिर भी ठीक है, यहां पर है मान लो 10a, ऊपर था 10a + 2a,
ठीक है, अब इस स्टेप में तो कॉमन निकाल लिया, तो 10a और 2a को प्लस कैसे कर सकते हैं, तो 10a एंड 2a तो वैसे ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में 3 इंटू एक्स प्लस 2, फिर ये भारी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि 10 और 2 जोड़ के 12 बन जाता है, 12a, है ना। फिर इसमें से 3 और 12 में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, फिर अगले स्टेप में दिखाएंगे x प्लस 2 प्लस 4a, इस तरीके से। अरे क्या जरूरत है, आपको करना ही है सीधे, तो इसके बाद सीधा आप लिख सकते हो ना कि आराम से सीधा फाइनल स्टेप लिख लो आपको चाहिए तो, x प्लस 2 प्लस 4a। आप अगर वो चीज देख पा रहे हो तो अब मैंने इसके बाद अगर सीधे ये लिखा है तो बीच में कुछ भी ऐसा क्रूशियल चीज मिस नहीं हुई है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही बीच में स्किप कर दो। जब मैं यहां से यहां ये चीज सीधा लिख रहा हूं, क्या बीच में कुछ भी ऐसा क्रूशियल स्टेप मिस हुआ है क्या, नहीं। एक चीज कॉमन निकली है, 2 नंबर ऐड हुए हैं, है ना। तो दिस इज नॉट वेरी क्रूशियल थिंग। हाँ, आपने बीच में कोई बहुत अच्छी फिगर आपने पुट की होती है, आपने कुछ किया होता तो वो एक बात अलग है। तो वो यही बता रहे हैं कि आपको क्या है कि हर एक चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। You can keep the accurate value in an exam. You need not write down the fully accurate intermediate figures. जैसे उनका मतलब क्या है कि मान लो आपने ऐसा कुछ कैलकुलेट किया, आपने कहा 106% 4 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट था, तो आप ऐसे एक्यूमुलेट करोगे, अभी सीखा है आपने। उसके बाद अगले 3 साल तक इंटरेस्ट रेट था 3%, तो आप उसको ऐसे एक्यूमुलेट करोगे, है ना। उसके बाद मान लो 2% था अगले 8 साल के लिए, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू पड़ रही थी। तो वो ये बोल रहे हैं कि अब आप सीधे पूरी इक्वेशन जो कैलकुलेटर में पुट करो एंड फाइनल आंसर आप पोर्ट कर दो। आपको ये करने की जरूरत नहीं कि 100 उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई, पहले आप वो लिखो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, फिर इसकी वैल्यू बताओ कि आपने क्या कैलकुलेट की थी, है ना, आप वो लिखो, फिर आप इसकी वैल्यू दिखाओ, फिर आप दिखाओ कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है। तो दिस इज अ यूजलेस स्टेप। आप सीधे कैलकुलेटर में पुट करो, अपना आंसर लिखो, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके बीच में अगर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस है, तो वो आप स्किप मत करो, वो तो आपको दिखाना है। बट इन सब चीजों में आपको वेस्ट करने की जरूरत, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, तो इससे क्या आपका एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा। दूसरी बात, कितने फिगर्स हमें कंसिडर करने हैं, तो जब भी आप, ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हो, जब भी इंटरेस्ट रेट की हम बात करेंगे, है ना, अगर मान लो कहीं पर इस तरह के फैक्टर का आपको लिखना पड़ रहा है वैल्यू, तो कम से कम डेसिमल के बाद वी विल कंसीडर एटलीस्ट 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस। 5 से 6 फिगर्स हम लिखेंगे। जैसे अगर इंटरेस्ट आया है आपका, तो हम लिखेंगे उसको 0.059462, मान लो ये आया आपका आई, है ना, तो परसेंटेज में दिस विल बी 5.9462%, है ना। तो इतना हम अपनी एक्यूरेसी के लिए हम करेंगे, अगर हमें कहीं पर ये वैल्यू को नोट करके रखना है, और कहीं पर सीधे कैलकुलेटर में वैल्यूज क्या कैलकुलेट होती जा रही, तो एग्जैक्टली जो इंटरमीडिएट वैल्यूज है वो हमें कहीं पर लिख के वो रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ कैलकुलेटर में आप क्या मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आप सीधा फाइनल आंसर भी आप लिख सकते हो, है ना। तो वो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पर फॉर अ हेल्दी प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस। जब आप पैसों की बात कर रहे हैं, अगर राउंड ऑफ अच्छे से हो रहा है, आपको लग रहा है कि कर सकते हैं, तो आप 2 डेसिमल प्लेस में आप कर लो, वरना उसमें भी 3 to 4 डेसिमल प्लेस आप रख सकते हो, है ना, कि 100.4642, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। अगर ज्यादा एक्यूरेट है आपका आंसर तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने राउंडिंग ऑफ के चक्कर में अगर आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसमें क्या इशू है, ठीक है, ये चीज क्लियर। वो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे और हल्का फुल्का ये आएगा, ये मतलब हर बैच में हर बार होता है कि सर मेरा आंसर 100 डिफरेंट कर रहा है, 100 डिफरेंट आ रहा है, 40 डिफरेंट आ रहा है। तो अब अगर फिगर है, मान लेते हैं कि आप बात कर रहे हैं लाखों में, तो को 200 डिफरेंट आ गया, 250 डिफरेंट आ गया, तो ठीक है, चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर था आपका, तो आपने मल्टीप्लाई किए होंगे, राउंड ऑफ किया होगा, उतना सब कुछ चलता है, हल्का 100 150 200 का फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 500 की चीज थी, फिगर थे, उसमें 100 का फर्क आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा फर्क है आपका, है ना, वो 20% का डिफरेंस आपका आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट, ठीक है। चलो, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दोज वर इंटरेस्ट रेट्स। देयर आर थिंग्स कॉल्ड डिस्काउंट रेट्स। अभी डिस्काउंट और डिस्काउंटिंग अलग अलग है थोड़ा, अभी के लिए आप ऐसा समझो, है ना। डिस्काउंट रेट्स क्या होता है? डिस्काउंट इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर इंटरेस्ट जो है वो शुरुआत में ही काट लिया जाता है। इंटरेस्ट इज डिडक्टेड इन एडवांस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, है ना, अभी नोट मत करना, साथ साथ पहले इसको समझ लेना अच्छे से। सपोज मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा मुझे 1 साल के लिए आपसे 10,000 रुपीज चाहिए, आज आप मुझे 10,000 रुपीज दे दो। उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, पर जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ वो मैं चार्ज करता हूँ आपसे 11% पर एनम। मैंने कहा 11% का मतलब क्या हुआ बताओ?
उसने कहा 11% का मतलब है कि जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1100, है ना। तो आफ्टर 1 ईयर जो है आप मुझे 10,000 प्लस 1100 मतलब 11,100 ये अमाउंट आप मुझे वापस करोगे। मैंने कहा 11% तो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है मैं बताता हूं। मैं मेरे दूसरे फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है आप बताओ क्या आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। उसने कहा ठीक है मैं आपसे 10% चार्ज करूंगा, बट मैं इंटरेस्ट नहीं, मैं आपसे डिस्काउंट चार्ज करूंगा 10%। मैंने कहा 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। उसने कहा देखो तुम्हें रिक्वायरमेंट कितने की, 10,000 की, 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, बट वो 1,000 क्या है मैं आपको साल के स्टार्टिंग में ही काट करके दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि 10,000 आपको चाहिए, इसका 10% होता है 1,000, तो मैं 10,000 में से जो 1,000 है वो मैं स्टार्टिंग में काट लूंगा, और जो एक्चुअल में मैं आपको दूंगा वो कितना दूंगा 9,000 आपको दूंगा। आप एक साल के बाद क्या है मुझे 10,000 वापस दे देना, एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा ठीक है मुझे रिक्वायरमेंट 10 की थी पर मैं 9 में भी काम चला दूंगा, अब ठीक लग रहा है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आप कंपेयर जो नॉर्मल पर्सन है वो किस तरीके से करेगा कि यहां पर जो उसे रेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 11%, यहां उसे दिखाई दे रहा है कितना 10%, यहां जो उसकी जेब से एक्चुअली एक्स्ट्रा जाएगा वो कितना जाएगा 1100, और यहां जो उसकी पॉकेट से एक्स्ट्रा जाएगा वो कितना जाएगा सिर्फ 1,000, है ना। 9,000 रुपए मिले और उसको वापस कितने करने 10,000, तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो दोनों में जो ये लग रहा है कि ये सिचुएशन क्या है आपकी बेटर है, क्योंकि यहां पर आपने क्या 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए सिर्फ, और यहां पर अब 1,100 रुपए क्या एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। बट सबसे पहली चीज ये आती है कि यहां पर आपको लोन कितने का मिल रहा था 10,000 का, जिसपे 1,100 आप क्या कर रहे थे इंटरेस्ट पे कर रहे थे। यहां पर ऑल द 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करो विच इज योर इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, बट क्या लोन अमाउंट 10,000 है, नहीं, आपको लोन भी तो कितने का मिला है सिर्फ 9,000 का मिला है। तो एक्चुअली कितना परसेंट आपने पे किया इंटरेस्ट, अगर आप इसमें निकालो तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे मैंने 1,000 रुपए पे किया इंटरेस्ट कितने के लोन पे 9,000 के लोन पे, ये जो फिगर आएगा आपका परसेंट में दैट विल बी 11.33% पर एनम। तो एक्चुअली यहां पर जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कितना पे कर रहे हो 11.33%, और यहां पर आप कितना पे कर रहे थे 11% ही पे कर रहे थे। बट देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो इंटरेस्ट आप कम पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके जेब से अमाउंट आपको कम जा रहा है ना, अमाउंट कम जा रहा है क्योंकि लोन भी क्या मिला है कम मिला है आपको, है ना। तो अब अगर अफेक्टिवली आप अगर रेट देखोगे तो आप ज्यादा ही पे कर रहे हो एज कंपेयर टू दी फर्स्ट अरेंजमेंट, राइट। सो दिस इज नोन एट दी डिस्काउंट रेट। ये जनरली जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं ये वहां पे यूज किया जाता है, बोलते हैं कि इशूड एट डिस्काउंट, कि मतलब आपको इनिशियली कम पैसे आपको दिए गए हैं और बाद में आपसे ज्यादा पैसे आपसे लिए जाएंगे, इस तरीके से आपका काम किया जाता है। तो दीज आर डिस्काउंट रेट्स। इसमें क्या होता है जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपके साल के स्टार्टिंग में ही काट लिया जाता है। क्लियर है चीज, कोई प्रॉब्लम, ठीक है इसको नोट करो फिर इसको प्रॉपर करना देखते हैं। इसमें भी विल स्टडी टू केसेस, सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट। So we discussed the basic idea of discount rates. Now
जस्ट लाइक इंटरेस्ट, डिस्काउंट भी आपके दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक है सिंपल डिस्काउंट, एक है कंपाउंड डिस्काउंट। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट जैसे अभी जो हमने एग्जांपल किया कि एक साल के बाद अगर 10,000 रुपीज़ हमें देने पड़ते हैं और डिस्काउंट रेट था आपका 10%, तो हमें क्या बोला गया था कि हमें 10% डिस्काउंट पे टाइम जीरो पे पैसा मिलेगा, दैट इज 1,000 रुपीज़ काट करके जो आपको पैसा मिलेगा दैट इज 9,000 रुपीज़, राइट। तो इस अमाउंट पे जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उस पर क्या 10% डिस्काउंट स्टार्टिंग में ही काट लिया गया। सपोज मैं अगर 1 रुपये की बात करता हूं जो एक साल के बाद मिलना है और डिस्काउंट है आपका डी, तो टाइम जीरो पे क्या 1 में से डी आपको कट के मिलेगा, तो आपको मिलेगा कितना 1 माइनस डी। अगर सपोज यही कहानी 2 साल की होती कि 2 साल के बाद 1 रुपये मिलना है, तो क्या सिंस 2 साल की हम बात करते तो डिस्काउंट डी क्या 2 बार कटता साल में, एक बार यहाँ कटता एक बार यहाँ कटता, तो साल के स्टार्टिंग में कितना मिलता 1 में से 2 बार डी कट के आपको मिलता, इनिशियली कितना मिलता आपको 1 माइनस 2 डी आपको मिलता। अब अगर इन जनरल में बात करूं लेट्स से कि एन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, एन ईयर्स के बाद सी अमाउंट जो है वो ड्यू है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पे करना है कि आपको मिलना है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का, और डिस्काउंट रेट डी आपको दिया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट सपोज अगर एन ईयर्स के बाद सी अमाउंट मिलना है या देना है और डिस्काउंट रेट डी है, तो उसके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू टाइम जीरो पे होगी वो होगी सी इंटू 1 माइनस एन डी, है ना। आप ये देख सकते हो कि ये जो 9,000 है, इस 9,000 को मैं 10,000 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10% लिख सकता हूँ ना, कि 10,000 में से 10,000 का 10% एक बार माइनस हुआ, बिकॉज एक साल की हम बात कर रहे हैं। सो दिस नंबर विल कम आउट एज 9,000। तो यहां पर क्या अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट, वो हमने लिखा है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट। तो C into 1 minus ND is actually the present value of amount C due at time N, right? कि टाइम n पे जो C अमाउंट है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है C इंटू 1 माइनस एन डी, राइट। तो डिस्काउंट रेट जब आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो जब हम उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी अमाउंट को, तो हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं मिलती, हमें क्या मिलती है प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपसे किसी ने पूछा कि 8 महीने के बाद 1,000 रुपीज मिलने हैं, ठीक है। तो आज और डिस्काउंट रेट है आपका 8% पर एनम, तो आज इस 1,000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल के प्रेजेंट वैल्यू विल बी सी विच इज आर अमाउंट 1,000 1 माइनस एन, एन है आपका 8/12 मल्टीप्लाइड बाई डी विच इज 8%, which is 8%. So this will give you the present value. This will give you the present value, right? And यहाँ पे we have to make a very special point कि simple discount is also known as commercial discount. तो कहीं पर अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि अमाउंट दिया गया था एट कमर्शियल डिस्काउंट, तो आपको समझ जाने की किसकी बात कर रहा है, सिंपल डिस्काउंट की बात कर रहा है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिस्काउंट एंड इज जनरली अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। जनरली जो इसका यूज होता है वो ऐसी जगह जहां पे ड्यूरेशन क्या 1 साल से कम है, उन ड्यूरेशन के लिए क्या मेनली इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रैक्टिसेस में मार्केट में जो शॉप्स होती हैं जिनका रिटेल होलसेल का काम होता है, वहां पर ये प्रैक्टिस काफी कॉमन है। ऐसी जगह पे जहां पर क्या है कि आपने गुड्स सेल कर दिया, आपने सर्विसेज सेल कर दिया, पर पेमेंट क्या आपको बाद में मिलनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री में इट इज वेरी कॉमन
कि आप अगर आज कुछ आप सेल कर रहे हो, जैसे होलसेल की हम अगर बात करें, तो उसकी पेमेंट क्या है, कुछ टाइम बाद आपको मिलती है, लाइक 2 महीना 3 महीने का आपका क्या वेटिंग पीरियड होता है आपका। तो एज अ होलसेलर मान लेते हैं कि आपने एक सेल किया 50,000 रुपीज का, ठीक है, आपने सेल किया 50,000 रुपीज का, एंड जिसको आपने ये अपना जो भी गुड्स हैं कपड़े आपने सेल किए, उसने कहा ठीक है पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉमन स्टैंडर्ड है आपके इंडस्ट्री का कि 3 महीने के बाद पैसे मिलते हैं, तो 3 महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। एंड लेट्स से कि आप बहुत बड़े होलसेलर नहीं है, आपको क्या पैसों की तुरंत नीड पड़ती है, आज सामान बिका आज मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके लिए अग्री नहीं करोगे तो इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस, तो आपको अग्री तो करना पड़ेगा जो कॉमन आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपको जो पैसा मिलना है वो मिलना है 3 महीने के बाद 50,000, पर आपको पैसे की जरूरत आज है, अब आप क्या कर सकते हो? तो आप गए मार्केट में, आपने कहा कि देखो यार मैंने सामान बेचा हुआ है, उसके अगेंस्ट मैंने बिल बनाया, मैंने इनवॉइस रेज की हुई है, ये रही मेरी इनवॉइस, 3 महीने के बाद मुझे क्या है 50,000 रुपीज मिल जाएंगे, बट मुझे पैसे की जरूरत आज है, तो मुझे आज आप पैसा दे सकते हो क्या? ही सेड ठीक है मैं आपको डिस्काउंट पे पैसा दूंगा, है ना, मैं आपको जो है डिस्काउंट पे पैसा दूंगा। ही सेड कि डिस्काउंट में 50,000 में से मैं 2,000 रुपये काट लेता हूँ, आपको मैं दूंगा 48,000, ये आप मुझसे आज ले लो, और 3 महीने के बाद जिससे आपको पैसे लेने थे 50,000, उससे मैं पैसा ले लूंगा। तो इससे हुआ क्या, मान लेते हैं कि जो 50,000 की बिलिंग आपने की थी, इसमें जो प्रॉफिट आपको आना था वो आना था 6,000 का, ठीक है, अगर आपको पूरे 50,000 रुपीज मिलते, बट आपको पैसों की जरूरत थी, तो आपने कहा आपने क्या किया, आप गए आपने डिस्काउंट में पैसा लिया, तो 2,000 रुपये तो इसी पर्सन ने काट लिया आपसे, तो आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो 6 के बदले कितने का होगा, 4,000 का। बट एटलीस्ट ये है कि आपके पास एक रनिंग बिजनेस तो है ना, वरना होता क्या कि सपोज अगर आपके पास इतनी भी कैपिटल नहीं है रन करने की और आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है फर्दर बिजनेस के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए, तो 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, 3 महीने तक आप कुछ काम नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, पर आज के बाद आपको क्या मिल गया, पैसे मिल गए। तो दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इस तरह के इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है ना, तो विल सिंपली राइट डाउन द एक्सप्रेशन जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, आपकी कंपाउंडिंग होती रहती है इन डिस्काउंट्स। तो आफ्टर n ईयर्स अगर C अमाउंट पेएबल है एंड D आपका कंपाउंड डिस्काउंट का रेट है, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट प्रेजेंट वैल्यू विल बी C इंटू 1 माइनस डी होल पावर n, C इंटू 1 माइनस डी होल पावर n, राइट, सिंपली। सो वी कैन सी कि जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं इनके जो फैक्टर्स होते हैं इनको यूज करके AB नहीं आती है, क्या आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो हमने अब तक 4 रेट्स पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट, 4 हमने इंटरेस्ट रेट्स पढ़े और 2 हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पैसे को एक्यूमुलेट करना, फ्यूचर में लेके जाना, और फ्यूचर के पैसे को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाना। तो चारों रेट से हम प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मेक अ समरी, है ना, एक समरी टेबल क्रिएट कर देते हैं जिससे हमें स्टार्टिंग में ईज रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन सिंपल डिस्काउंट, देन कंपाउंड डिस्काउंट, राइट। अब हमें हो सकता है हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू या हो सकता है हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, है ना, तो सब में देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फैक्टर हमने पढ़ा था वो क्या था, 1 प्लस NI, एंड अगर किसी भी अमाउंट को आप अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या आपका n ईयर्स के लिए एक्यूमुलेट हो जाएगा। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने फैक्टर पढ़ा था वो पढ़ा था 1 प्लस I होल पावर n, अगर किसी अमाउंट को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट क्या होगा आपका n ईयर्स तक एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर अमाउंट एक्यूमुलेट होता है तो अगर डिस्काउंट करना हो मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी तो उस फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस NI इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अगर उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट से सॉरी इस फैक्टर से हमें डिवाइड करना होगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने देख ही लिया था कि 1+i होल पावर n से अगर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो उससे डिवाइड करके, दैट इज 1+i होल पावर-n से मल्टीप्लाई करके, दोनों बातें एक ही है, हमें क्या मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। अब सिंपल डिस्काउंट का फैक्टर आपने पढ़ा 1-ND, बट जब 1-ND से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट एक्यूमुलेट नहीं होता, उससे क्या आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आती है, तो अगर मुझे सिंपल डिस्काउंट दिया है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं, मुझे एक्यूमुलेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस फैक्टर से डिवाइड करना होगा। सो दैट विल बी 1/1-ND। सिमिलरली कंपाउंड डिस्काउंट क्या है, 1-D होल पावर n। अगेन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू आती है, तो मुझे अगर एक्यूमुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस फैक्टर से डिवाइड करना होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो स्टार्टिंग में क्या है, फॉर इनिशियल प्रैक्टिस हमने एक समरी टेबल क्रिएट कर ली कि कोई भी हमें इंटरेस्ट रेट दिया हो, डिस्काउंट रेट दिया हो, उसको यूज करके हम एवी और प्रेजेंट वैल्यू दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। विद टाइम प्रैक्टिस आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी जो कॉमन स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, हमें हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सपोज मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ अभी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर n पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो मतलब एक्यूमुलेट हो रही हैं चीजें, और पावर नेगेटिव है तो मतलब डिस्काउंट हो रही है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रही है। वेयर कंपाउंड डिस्काउंट की बात करें तो कंपाउंड डिस्काउंट में अगर पावर जो कि n है वो पॉजिटिव है, तो क्या हो रही है, चीजें फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो रही है। और अगर पावर नेगेटिव है आपकी, तो चीजें क्या हो रही है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रही है, आपकी एक्यूमुलेट हो रही है। क्लियर? ओके, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बुक का ही क्वेश्चन है। तो बोला गिवन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 euros, कैलकुलेट द एक्यूमुलेशन आफ्टर 5 years यूजिंग, और 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि 1000 यूरो को 5 साल के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है यूजिंग 3 रेट्स। पहला है सिंपल डिस्काउंट, दूसरा है कंपाउंड डिस्काउंट, एंड तीसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनिशियली अभी क्या करते हैं, सबके इन रेट्स के जो जो फैक्टर्स हमने पढ़े उनको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं उन फैक्टर्स को यूज कैसे करना है। तो सिंपल डिस्काउंट का फैक्टर क्या होता है, 1-ND। कंपाउंड डिस्काउंट का 1-D होल पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट का 1+i होल पावर n। आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 1000 यूरोस आपके पास है, आपको 5 साल तक एक्यूमुलेट करना है इसको, 5 साल के बाद। तो हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिस्काउंट की। तो सिंपल डिस्काउंट का फैक्टर ये है, पर हमने अभी देखा था कि जब सिंपल डिस्काउंट के फैक्टर से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो एक्यूमुलेट नहीं होता है, चीजें क्या आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है। बट मुझे क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, तो मुझे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। तो मैं बोलूंगा 1000, है ना, डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, दैट इज 1-n, कितना है आपका 5, एंड डिस्काउंट रेट कितना है 8%। ये हो गया। अगेन जो कंपाउंड डिस्काउंट का फैक्टर है ये रहा, इससे भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, प्रेजेंट वैल्यू आती है, ए भी नहीं आती। तो मुझे अगर ए भी चाहिए तो मुझे इस फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो आई से 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1-D की पावर n, और n कितना है 5 years। कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर है 1+i होल पावर n, पर जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्यूमुलेट ही होता है, तो सीधे हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 1000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.08 की पावर, राइट। तो हमने डिस्काउंट से भी एक्यूमुलेट किया और हमने इंटरेस्ट रेट से भी एक्यूमुलेट किया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अब पेमेंट ऑफ 2000 इज ड्यू इन 4 years टाइम। 4 साल के बाद एक पेमेंट होनी है, दैट इज 2000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सिचुएशन इज दिस कि 4 साल के बाद जो पेमेंट है दैट इज 2000, उसकी आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपको दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन लिख लेते हैं, इसका फैक्टर होता है 1+NI, इसका होता है 1-ND, इसका होता है 1+i होल पावर n। हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 2000। अगेन सिंपल इंटरेस्ट के इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो हम डिवाइड करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो डिवाइड कर रहे हैं 1+NI, तो n है आपका 4 और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 3%। सिंपल डिस्काउंट के इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में प्रेजेंट वैल्यू ही आती है, और हमें प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाई बाय 1-n विच इज दिस d विच इज 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, हमें डिस्काउंट करनी है। तो ये होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.03 की पावर -4। क्लियर? तो चाहे कुछ भी रेट दिया हो, वी कैन सिंपली एक्यूमुलेट और डिस्काउंट एज पर आवर ओन
कन्वीनियंस है जो भी क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है। क्लियर? ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज इक्विवेलेंट रेट्स। एक टॉपिक है आपका एक्यूमुलेशन फैक्टर, वो और रहता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, बट आज के लिए दिस इज लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट रेट्स। तो इक्विवेलेंट रेट्स क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। टू रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट आर इक्विवेलेंट if a given amount of principal invested for the same length of time produces the same accumulated value, यहां पर आप ऐड कर सकते हो और प्रेजेंट वैल्यू या एंड प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्रेजेंट वैल्यू अंडर ईच ऑफ द रेट्स। बोल रहे हैं दो इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट जो भी हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब कहलाए जाएंगे, वो तब कहलाए जाएंगे अगर दोनों में हम एक सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए और दोनों में क्या है वैल्यू बढ़ के इक्वल ही बने, दोनों की जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू वो क्या हो, इक्वल हो, या प्रेजेंट वैल्यू भी अगर हम निकाल रहे हैं फ्यूचर की किसी कैश फ्लो की तो वो भी इक्वल आना चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है कोई चीज इक्वल होना, एक होती है इक्विवेलेंट होना। इक्वल मतलब जैसे ये दो नंबर इक्वल है 4% एंड 4%, दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली मैथमेटिकली इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, टू थिंग्स विल नॉट बी मैथमेटिकली इक्वल बट यू विल हैव द सेम प्रेफरेंस, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी चीज के लिए जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो चीजें यूज की जा रही है, दे बोथ विल प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट, दे बोथ विल फुलफिल आपका सिमिलर ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जांपल से, यू विल गेट अ बेटर हैंग ऑफ इट। जैसे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब देखो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हमने कहा था अगर मेंशन नहीं है देन बाय डिफॉल्ट इट इज कंपाउंड, राइट। तो बोला कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम ओवर 4 ईयर्स। बोल रहा है एक ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आप ढूंढ के लाओ जो 4 साल के हिसाब से 3% सिंपल इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट है। अब इसका मतलब क्या है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मुझे 4 साल के लिए पैसा डालना है तो चाहे मैं 3% सिंपल इंटरेस्ट में डालूं या जिस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ढूंढने की बात कर रहे हैं मैं उसमें एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट करूं, दोनों में मुझे जो पैसा है वो बराबर ही मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंस, राइट। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉर एन अननोन कंपाउंड इंटरेस्ट आई, और हमें ये चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम ओवर 4 ईयर्स, राइट। तो अब इसमें अमाउंट तो कुछ दिया नहीं है तो वी कैन अज्यूम एनीथिंग, तो 1 रुपी लेके चलते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं 1 रुपी इस कंपाउंड इंटरेस्ट आई के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं तो आफ्टर 4 ईयर्स माई एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी व्हाट, 1 into 1 plus I होल पावर 4, ये होगी। वैसे ही अगर 4 साल के लिए सपोज मैं 1 रुपी यहां पे इन्वेस्ट करूं 3% सिंपल इंटरेस्ट में, तो आफ्टर 4 ईयर्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी व्हाट, 1 into 1 plus NI होता है, तो 1 plus N, I कितना है 3%। तो ये इंटरेस्ट रेट आई इस 3% सिंपल इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट तब होगा जब ये दोनों एवी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो 1 plus I होल पावर 4 विल बी इक्वल टू 1 plus 4 into 0.03। इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेट मी लुक एट द वैल्यू जो आई हुई है, दैट इज 2.87%। तो इसका मतलब क्या हुआ 2.87% पर एनम, कि आप 4 साल के लिए पैसा अपना आप इन्वेस्ट करो 2.87% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे या फिर 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, दोनों केस में जो है आपको वैल्यू बराबर मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अगेन खाली एक टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बेसिस पे आपको जो सीबीपी है क्लास बेस्ड प्रॉब्लम्स, उसका शीट आपको मिल जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको कंप्लीट करके आनी है, राइट। थैंक यू वेरी मच।